स्वागत है दोस्तों आप सभी का विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जैसे कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनको कैसे भी किसी की भी कीमत पे पास होना है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका हेल्प करेंगे क्लास 12 बोर्ड को पास कराने के लिए। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर अपने दिमाग में रख लेंगे, साथ ही साथ अपने डेली रूटीन में रख लेंगे, तो क्लास 12 आपको पार करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि विरासत एकेडमी फ्रीडम फाइटर बैच लाया हुआ है, जिसमें आप सभी को ये सारी क्लासेस धीरे धीरे ऑनलाइन और लाइव माध्यम से फ्री मिलेंगी। फिर भी आज हम लोग जो पर्टिकुलर फिजिक्स डोमेन की बात करेंगे, उसमें 12 सेक्शन से मतलब 12 चैप्टर हैं, उसको हमने सेक्शन वाइज बांटा है। उन चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और इस साल आने के प्रेडिक्शन या फिर चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए आज हमारी वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है। साथ ही साथ वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विरासत एकेडमी इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रो कर रहा है डे बाय डे और अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ आपको बहुत ही क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बेटा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन आपके साथ लगा रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट या फिर सेक्शन से कौन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, मैं इसमें क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा। इसमें हम लोग फोर्स के जो क्वेश्चन को देखते हैं उसका वेक्टर फॉर्म, हम लोग जो फोर्स के वेक्टर फॉर्म को भी हम लोग सॉल्व करना है। क्योंकि अगर वो फोर्स के वेक्टर फॉर्म को आपने देख लिया, डिराइव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म, मतलब हमें लॉ ऑफ वेक्टर फोर्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, बट किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, वो फॉर्म होना चाहिए आपका वेक्टर फॉर्म। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वेक्टर फॉर्म का ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर में से ये भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रूव करिए लेकिन उसके वेक्टर फॉर्म को निकालिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2017, 2019 और 2023 में भी आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं 3 साल का रिपीटेशन है और ऑड फंक्शन को ये क्या कर रहा है, ऑड फंक्शन को ये फॉलो कर रहा है। मतलब हमें इवन और ऑड फंक्शन का भी ध्यान देना है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है या फिर यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है उसको एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उन्होंने 2 पार्ट में चेंज कर लिया है, इवन और ऑड में। चलिए अब पहले चैप्टर में से देखते हैं कि कौन सा है इंपॉर्टेंट। तो यहां बोल रहा है कि गॉस लॉ स्टेट द, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट द गॉस लॉस थ्योरम। गॉस का थ्योरम क्या होता है, पहला टॉपिक है। उसके बाद गॉस लॉ को अप्लाई करना है फाइंड करने के लिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। 3-4 कंडीशन है, जैसे कि इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, या फिर हम लोग शीट की बात करते हैं या फिर स्फीयर की बात करते हैं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है बेटा, हम आपसे क्यों बोल रहे हैं 2019 2021,
और पेपर हमारा 2025 में हो रहा है। दैट्स वाई इसके आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है। ध्यान से देखेंगे तो 2023 में भी आया हुआ है और यही हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन प्रूफ करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द गॉस लॉ। उसके बाद गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसका? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का। ठीक है, तो इसको बेटा आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। हमारे जो टीचर हैं वो आईआईटी बीएचयू में स्कॉलर हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सॉल्व करना सिखाएंगे। हम जितने क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं ये आपको YouTube के बहुत ही आसानी से विरासत एकेडमी में मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आप ध्यान से देखिए। डिराइव करना है बेटा। अगर आपको क्लास 12th पास करना है तो बेटा आपको डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये स्ट्रेट गॉस लॉ थ्योरम ये डेफिनेशन है, लेकिन जैसे ही आप लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की बात करेंगे वह एक थ्योरम है। क्योंकि 12th में थ्योरम्स ज्यादा हैं। अपने जमाने की बात करूं तो मुझे याद है 143 थ्योरम थे क्लास 12th में। 2015 में मुझे याद है कि 143 थ्योरम्स हैं। अभी मान लीजिए कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं तो मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि 120 थ्योरम तो होंगे ही होंगे। तो बेटा अगर आपको क्लास 12 पार करना है, तो अगर अच्छे नंबर से पार करना है, बहुत अच्छे नंबर से पार करना है, तो आपके दिमाग में वो 120 थ्योरम्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बस पास करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को ला रहे हैं कि भाई अगर ये कर लोगे तो पार कर जाओगे, ये कर लोगे तो आप क्लास 12th में पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता है। उन्हीं थ्योरम और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग देख रहे हैं। तो पहला टॉपिक हो गया गॉस थ्योरम से। उससे भी पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा का पूरा पूछता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है। अब वो कौन सा पूछा है ये देख लीजिए, कौन सा पूछा है? एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेटा यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग जब पढ़ोगे तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एक्सियल फॉर्म में है और एक पैरेलल फॉर्म में है। तो दोनों के लिए है, लेकिन यहां पर क्या है? एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मतलब किसी एंगल पे, यदि थीटा एंगल पे बना रहा है तो क्या होगा? मतलब वहां पे पी कॉस थीटा वाला कंडीशन पूछा है कि वहां पे एक पर्टिकुलर एंगल पे है तो क्या होगा। ना यहां पे परपेंडिकुलर पूछा है ना यहां पे वर्टिकल पूछा है, यहां पे किसी एक पॉइंट पे पूछा है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। और वो सवाल किस ईयर आया था? 2027 में आया था बेटा, 2020 में भी आया था। तो आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, लेकिन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों है, डाइपोल के वजह से दो कंडीशन है और तीसरा कंडीशन एट अ पॉइंट पे है। तीनों थ्योरम आप पढ़ लो, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं? एट अ पॉइंट। मतलब कि एक्सप्रेशन डिराइव करिए किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, किसी भी एक पॉइंट के एक्सियल लाइन पे है। क्लियर है? चलिए हम पहले चैप्टर या फिर पहले यूनिट से ये चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, मतलब अगर कुछ नहीं किया तो ये तो करना पड़ेगा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बेटा, चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट में समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ तो उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, हम लोग ये पर्टिकुलर दोनों चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फील्ड के बाद क्या आता है? पोटेंशियल आता है कि भैया पोटेंशियल क्या होता है, उसकी चीजों को पढ़ेंगे। और साथ में साथ कैपेसिटेंस भी इसी चैप्टर में आता है। तो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है यह भी देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बेटा आपको। क्या निकालना है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब यदि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप ध्यान से देखेंगे 2016, 2020 और यहां पे 2023 में भी आया था। क्योंकि बेटा अगर आप सवाल लगाओगे, बहुत सारे कोड्स होते हैं पेपर के, तो आप कहोगे कि सर ये तो हमेशा आया है। नहीं बेटा, बहुत सारे कोड जितने भी होते हैं, बहुत कम कोड्स में क्वेश्चन को पूछता है। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जरूरी है कि मतलब आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है 2 पॉइंट चार्जेस का। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहां पे अगला पॉइंट क्या है, यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, चलिए अभी समझते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस में निकालना है, विथ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में यदि हम एक स्लिट लगा दिए टी मोटाई का, तो उसकी वजह से क्या थ्योरम आएगा, उसके टी मोटाई के प्लेट को लगा देने की वजह से उसमें कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो डेरिवेशन के साथ साथ हम लोग छोटे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस। मैंने वही बताया कि देखिए कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, वही चीज है, आपको इन्हीं चीजों को ध्यान देना है। चलो बेटा ध्यान से देखो, 2017 और 2021 में पूछा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी यह है कि 2025 में भी ये सवाल आएगा। दैट्स व्हाई इट्स बिकम द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। दैट्स व्हाई इट्स बिकम द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब होता है, आने के रेट बहुत ज्यादा है बेटा। कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये वाला थ्योरम पढ़ के जाना है, ये वाला डेरिवेशन पढ़ के जाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखिए, हम बहुत ही कम कम लिए हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूं तो पर्टिकुलर पहले चैप्टर में से 10 थ्योरम दे दूं, लेकिन जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही आज बता रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज मोशन में हो गया। चार्ज कहां पे हो गया, मोशन में हो गया। अब चार्ज मोशन में हो गया तो उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स है, लेकिन उन रूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थ्योरम है उसकी बात हम लोग करेंगे। बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ विथ एंड एग्जाम्पल। किरचॉफ के दो रूल्स होते हैं, दोनों रूल्स को आपको फॉलो करने होते हैं कि बेटा लूप लॉ क्या है, सर्किटल लॉ क्या है, इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब जंक्शन लॉ, एक दो रूल होते हैं सिंपल सा, एक जंक्शन लॉ है एक लूप लॉ है। दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नाम दे देता है कि पहले जंक्शन लॉ को करिए, या फिर कभी कभी पूछ देगा लूप लॉ करिए, लेकिन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यह इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बोल रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ विथ एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल भी लेना है बेटा। सिंपल सा बात है, 2017, 2019, 2021 में आपको बता रहा हूं इवन ऑड का फंक्शन चल रहा है, और जब इवन ऑड का फंक्शन चलता है तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बेटा बढ़ जाती है। आप जब पेपर देके आएंगे मिलाइएगा कम से कम 90% क्वेश्चन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, आज आप जो देख रहे हैं उसमें से 90% क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलूंगा 2%, 10% नहीं, 90% क्वेश्चन फंसने के चांसेस है बेटा। तो अभी जो बताया जा रहा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करो और उसको क्या करो, प्रूफ करो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे बोल रहा है कि डिराइव करना है किसका, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हमें रिलेशन निकालना है, किसके किसके बीच में निकालना है बेटा, करंट डेंसिटी के बीच में निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में निकालना है, और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी निकालना है। अब ये कौन कौन सी ईयर में आए थे बेटा, ये ईयर में आए थे 2016, 2021 में। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल वाले टॉपिक भी हैं।
क्योंकि हर एक चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ थ्योरम नहीं पूछता है, कुछ थ्योरम से, कुछ चैप्टर से थ्योरम पूछता है, कुछ चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। अ पोटेंशियल बोल रहा है, अ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। या फिर हमें उसके आगे करना है, एक्सप्लेन व्हाई अ पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस पे है। अगर आपको एग्जांपल में लगाना होगा तो ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है कि एक पोटेंशियल मीटर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का निकालने के लिए। अब बोल रहा है क्यों पोटेंशियल मीटर को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, क्यों पोटेंशियल मीटर को ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज द प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। अब ये कहां पे आया था बेटा, ध्यान से देखिए, 2018 2022 में। आने के चांसेस क्या है, आने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई बोलेगा नहीं नहीं बेटा हम दे दिए तो नहीं पूछेंगे। इसीलिए आपको दिया हुआ है कि इवन ऑड का फंक्शन के साथ साथ क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपको कवर हो। अब चौथा चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर अब जब ध्यान से देखेंगे, चौथा चैप्टर यहां पे है बेटा कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चौथा चैप्टर क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म क्या है, मतलब चार्ज मूव किया और उसकी वजह से फील्ड जनरेट होगा, और फील्ड कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वही पार्ट बोला गया है कि चैप्टर नंबर 4 है बेटा मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म की बात यहां पे हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आगे देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। किसके लिए डिराइव करना है यह भी देख लो, किसके लिए डिराइव करना है ध्यान से देख लीजिए। फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है, मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर निकाला गया है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है बाबू भैया, हमें एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, फोर्स। किसके लिए, फोर्स। कहां कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मतलब जो चार्ज पार्टिकल में काम कर रहा है, चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपका ईयर भी इंक्लूड किया हुआ है कि यह 2018 2020 2023 में आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बायो सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों कर लोगे आप समझ लो इस चैप्टर का आधा काम कर लिया। तो ये दोनों चैप्टर जो मूविंग चार्जेस है और मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है आप ये देख लो। यहां पर बोल रहा है कि हमें स्टेट करना है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ डेफिनेशन में पूछेगा बेटा कि बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, पूछेगा कि बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, यूज इट। बायो सेवर्ट लॉ का यूज करना है, बायो सेवर्ट लॉ का क्या करना है, यूज करना है टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बायो सेवर्ट लॉ को यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक है, यहां पे 3 क्वेश्चन बना। कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन। पहला बायो सेवर्ट लॉ क्या है, दूसरा बायो सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, तीसरा बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके हमें लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जैसे लूप बना दिया, यदि लूप है हमारे पास, यदि हमारे पास कोई एक लूप है, अब उसमें यदि कोई करंट फ्लो कर रहा है, उसमें यदि कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, यदि कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही हमारा पूछता है कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन भी बहुत पूछता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से देखेंगे तो वही चीज है इवन ऑड वाला फंक्शन 2017 2021। तो 2021 के बाद बेटा सीधा 2025 में भी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन पूछा, पहला बायो सेवर्ट लॉ क्या है, दूसरा
इसका डेरिवेशन करो, पहले तो बायो-सेवर्ट लॉ का डेरिवेशन करो, इसके बाद इस डेरिवेशन से ये जो बायो-सेवर्ट लॉ आया है इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, करंट लूप का हमें क्या निकालना है, फील्ड। करंट लूप की वजह से क्या फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन इज टू इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से यह भी पढ़ लेना। अब अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूं, 8 नंबर का सवाल आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कितने चैप्टर, कितने नंबर के चैप्टर क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 8 नंबर के आते हैं, कितने, 8 मार्क्स के। सिंपल सी बात है, देख लो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट, क्या क्या है ये देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि फैराडे लॉ क्या है। अब भैया फैराडे लॉ को हमें प्रूफ करना है कि एक्सप्रेस द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर दूसरा पता होना चाहिए कि फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या बोले थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसका है, कॉइल का। मतलब कॉइल में यदि हमारे पास एक लॉन्ग कॉइल है या फिर सर्कुलर कॉइल है, अगर उसके अंदर तुम करंट फ्लो करा रहे हो तो उसके वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, फैराडे लॉ का यूज करके आपको बताना है कि विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन for the induced EMF in a coil. A coil can be a circular or a long, मतलब coil circular भी हो सकता है, मतलब circular loop बना सकता है, या फिर long straight wire। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ईयर भी लिखा है 2015, 2018, 2021 और आप समझ लो 2025। इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी और डीसी जनरेटर में एसी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखो कि इन द केस ऑफ एसी एंड डीसी, एसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन डीसी। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है वाई 220 वोल्ट का एसी 220 वोल्ट के डीसी से क्यों खतरनाक होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि वाई 220 वोल्ट ऑफ एसी इज डेंजरस देन 220 वोल्ट ऑफ डीसी। तो वहां पे साइकिल की बात आ जाती है, आप लोग पढ़ेंगे इसको। फिलहाल के लिए हम लोग आज क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। चलिए, बोल रहा है कि एक्सप्रेशन द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की वर्किंग को बात कर रहे हैं और डायग्राम बनाना है। बेटा आप ये समझ लो कि क्लास 12th में अगर आप थ्योरम कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, तो आपको डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप समझ लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे और आप एक्सप्रेशन लिख दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके कुछ मार्क्स काट दे। अगर आप डेरिवेशन थोड़ा कुछ कम किए हो और आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है तो हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के मार्क्स को कुछ बढ़ा दे। कुछ की बात मैंने किया, मैं आपको पूरा मार्क्स नहीं देगा। अगर आप पूरा थ्योरम करोगे तो पूरा मार्क्स। मान लीजिए आप कोई भी स्टेप आप भूल जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही डायग्राम बनाया हुआ है, आपने लास्ट पॉइंट तक आ गया, बीच में कोई भी स्टेप मान लीजिए आप भूल जा रहे हो, तो एग्जामिनर इन सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। पूरा इग्नोर नहीं करेगा, थोड़ा इग्नोर करेगा, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब फिर सब खेला बिगड़ जाएगा। तो डायग्राम बहुत जरूरी है बबुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अब अल्टरनेटिंग करंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंपिडेंस। यहां पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें इंपिडेंस निकालना है एलसीआर सर्किट का, एलआर सर्किट का। लेकिन हम लोग एलसीआर सर्किट की ही बात करेंगे, हम लोग एलसीआर सर्किट का ही प्रेडिक्शन ज्यादा करेंगे, क्योंकि 2017, 2020, 2022 उसके बाद 2025 ही दिख रहा है हमको।
तो आप ये समझिए कि हमें एक्सप्रेशन निकालना है इंपेडेंस का। किसका? इंपेडेंस का। किस लिए? एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए। क्लियर हो गया? अगर आपको ये डेरिवेशन पूरी तरीके से देखना है तो विरासत एकेडमी पे सारे डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाइए। तो जुड़े रहिए विरासत एकेडमी से और सीखते रहिए कैसे सवालों को सॉल्व करना है, बोर्ड्स में कैसे सवाल को सॉल्व करना है ये आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको विरासत एकेडमी से लगातार बने रहना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? बोल रहा है कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है किसका? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? किसके लिए? एसी सर्किट के लिए। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द रेजोनेंस for an AC circuit. It can be asked for you like a DC circuit, but I already told you that AC circuit is too much important. मतलब AC circuit ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद क्या है कि कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए? कंडीशन क्या है? रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको बॉक्स में बना दे रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि जो रेजोनेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रेजोनेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से देखो 2018, लेकिन यहाँ पे ऑड फंक्शन का इवन फंक्शन का क्लियरिफिकेशन नहीं करके ये 2021 में भी देख लिया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं प्रेडिक्शंस हम लोग करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए अगला देखते हैं। रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि रे ऑप्टिक्स का क्या सिस्टम है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दो चैप्टर है, दोनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया है हमने, जिससे कि आपको ये पता रहे कि बेटा इंपॉर्टेंट क्या है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा रिफ्लेक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन का क्या रूल है, ये सारे क्वेश्चन क्लास 10 तक पूछते हैं। लेकिन इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ द थिन मिरर पूछता है, या फिर पूछ देगा, अभी आपको दिखाया जाएगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए होता है, क्या ये मिरर के लिए क्या होता है, लेंस के लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी यहां पे हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। पूछ रहा है कि डिराइव द, ध्यान से देखिए, डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या पूछा है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा है। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस ही इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस लेस इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? लेस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। दैट मीन्स कॉनकेव लेंस इज मच इंपॉर्टेंट देन कॉनकेव लेंस। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा है? 16, 18, 22। इट कैन बी आस्क इन 2025। ओके, अंडरस्टैंड? तो अगर दोनों पूछता है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ज्यादा ध्यान देना है कॉन्वेक्स लेंस पे। हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है? हमें ज्यादा ध्यान देना है बेटा कॉन्वेक्स लेंस पे। चलिए अब हम लोग टीआईआर की बात करते हैं। टीआईआर, अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो क्वेश्चन कभी एक नंबर में पूछ देगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन भी पूछ सकता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले बोला है कि एक्सप्लेन करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ टू कंडीशन फॉर द अकर। समझ में आ गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? दो कंडीशन बताइए कि यह कैसे आ सकता है। जो रेनबो वाला कंडीशन है उसमें हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हम रेन ड्रॉप्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, या फिर हम लोग दो स्लिट्स में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, हम लोग पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी डेरिवेशन, आप ज्यादा ध्यान दिए होंगे कि डेफिनेशन से ज्यादा हम लोग डेरिवेशन पे ध्यान दिए हैं, क्योंकि डेरिवेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल बोर्ड्स। मतलब इट कैन बी आसमीस बोर्ड, इट कैन बी गुजरात बोर्ड,
क्योंकि बेटा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो सभी के लिए कॉमन होता है। अगर ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आप चाहे फॉरेन में पढ़ो चाहे इंडिया में पढ़ो, सबके लिए ये वाले क्वेश्चन सेम है। ऐसा नहीं कि फॉरेन में कुछ अलग हो जाएगा, गुजरात में कुछ अलग जाएगा, यूपी स्टेट के लिए कुछ अलग है, नहीं, सभी के लिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है वो वेब ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। किस चैप्टर से रिलेटेड है? वेब ऑप्टिक्स। मतलब यहां पे हम लोगों ने पार्टिकल और वेब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसको बांट दिया है, पहला वेब ऑप्टिक्स, दूसरा पार्टिकल नेचर का जितना भी लाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अगला चैप्टर को एनालिसिस करते हैं कि वेब ऑप्टिक्स से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देख लेते हैं बेटा। यहां पे बोल रहा है स्टेट द कंडीशन फॉर द, यहां पे बोल रहा है स्टेट करना है कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रिफ्रैक्शन क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको मैं डब्बे में भी कर देता हूं जिससे आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है बेटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमें डेफिनेशन निकालना है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेव फ्रंट। ठीक है, उसका यूज करके एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट और अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट से आप क्या समझते हैं और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से क्या समझते हैं, कैसे बनता है, इसके भी हम लोग डेरिवेशन को एक बार ध्यान से देख लेंगे। जो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है। हाइगेन्स प्रिंसिपल अपने आप में ही 3 नंबर का सवाल है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कैसे यूज होता है। बोल रहा है कि एक्सप्लेन द हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड यूज इट टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2016, 2018, 2022, इट कैन बी आस्क्ड इन 2020-25। ठीक है, मतलब कि हाइगेन्स का प्रिंसिपल क्या है, हाइगेन्स के प्रिंसिपल का यूज करके हमें निकालना है लॉ ऑफ किसका बेटा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे कुछ और भी है, वही है यहां पे देखिए सेम क्वेश्चन यहां पे पूछ गया है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट क्या है। मतलब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ भी पूछा हुआ है, तो जो पढ़ा दिया है या फिर जो हमने बता दिया है उसको एक बार यहां पे और अच्छे से बता दिया। और दोस्तों हम आपको यह बता दें कि आप ये सारे के सारे पीडीएफ को विरासत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा और वहां पे आप जाके ये सारे के सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जो अगला अगला चैप्टर है, अब हम लोग डुअलिटी की बात करेंगे कि लाइट की जो डुअलिटी का नेचर है वो कैसे है, क्यों है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन क्या होता है इसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए यहां पे बोल रहा है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप समझ लो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच म्यू इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप यह देख लो कि यहां पे ये समझ लो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कर दो तो यहां पे होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिराइव करते हैं ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, बोल रहा है कि स्टेट करना है, मतलब स्टेट बताइए, बताइए कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमें इक्वेशन को निकालना है और इसके इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को बताइए 2018, 2021, 2025। यहां पे मे बी और मे बी नॉट, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हमें देखना है। ठीक है, डी ब्रॉगली का जो पार्टिकल नेचर के लिए बात कर रहा है, डी ब्रॉगली फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली के भी बहुत ही जरूरी है। डी ब्रॉगली मैंने बताया ना 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, पहला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ले लिया, दूसरा दे ब्रॉगली ने ले लिया। तो यहां पे आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है जो मैंने यहां पे दिखाया है कि E के बराबर 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्या है बेटा, प्लांक कांस्टेंट है, म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, यहां पे
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करता है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी की भी बात करेगा। यहां पे ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या है? इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इक्वेशन निकालना है दे ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। चलिए अगला जो चैप्टर है वो क्या है बेटा? एटम्स का चैप्टर है। एटम के चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बोर्स के जितने भी पॉस्टुलेट है, किसके लिए? हमारे जितने भी बोर्स के पॉस्टुलेट है, बोर ने कितना बताया था एटम से रिलेटेड जितने भी पॉस्टुलेट है उनको निकालना है, उनको समझना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको अपने दिमाग में रखना है और डिराइव करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। ये समझ लीजिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो हमें रेडियस निकालना है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस साल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। 2-3 सालों से आया नहीं है तो कहेंगे कि भैया ये दे दो, ये दे दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बोर्स के पोस्टुलेट को सॉल्व करना है और साथ ही साथ डिराइव करना है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात यहां पे करेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है बेटा? अगला जो चैप्टर है वो है न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस। यहां पे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, देखिए यहां पे जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी से भी हो जाए, एनर्जी लेवल या फिर बाइंडिंग एनर्जी लेवल की बात करते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आप क्या समझते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए 2015 के बाद 2020, तो 5-5 साल का गैप है, तो हो जाएगा 2025। हम लोग इसीलिए इसको प्रेडिक्ट किए हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि बस आपको क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने इस क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, उसके बाद फिर हमने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करके आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं जो अगला जो चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है कौन सा है बेटा? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए यहां पे 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर को एक कर दिया गया है। पहला एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि देखिए बेटा एनपी या फिर पीएनपी, पीएनपी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो, पीएन जंक्शन क्या होता है, एनपीएन जंक्शन क्या होता है, पीएनपी जंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें तो आप पढ़ोगे। लेकिन उन सारी चीजों में आप कंफ्यूज रहोगे, कौन सा पढ़ूं कौन सा पढ़ूं कौन सा पढ़ूं। तो बेटा आपको क्या पढ़ना है? वर्किंग पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड का। किसका पढ़ना है वर्किंग? पीएन जंक्शन डायोड का, जो कि 2017, 2020, 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का क्या है? आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। किसके लिए? हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। मैं तो कहूंगा बेटा फुल वेव रेक्टिफायर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर पे आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा क्वेश्चन आता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो मतलब इस क्वेश्चन जो मैंने बनाया है उसके अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं कि जो ड्राइव द आउटपुट जो वेव फॉर्म है वो हमें फुल वेव और हाफ वेव का है, लेकिन हमें ध्यान देना है फुल वेव रेक्टिफायर को। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या टिप्स हैं? अब क्या क्या टिप्स हैं, ध्यान से देखो क्या क्या टिप्स है। अब कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं बेटा जो आपको आखिरी समय में हेल्प कर सकते हैं? कौन कौन से? यहां सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, साथ ही साथ मैं यहां पे बात कर सकता हूं स्टेट बोर्ड। कौन कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे आप फिजिक्स में बहुत ही आसानी से 70-80 नंबर ला सकते हो, या बहुत ही आसानी से आप पास हो सकते हो, फुल में फुल मार्क्स भी आ सकता है। बस आपको क्या होगा? बस आपको यह करना है कि लगना है, आपको मॉन्क मोड में आना है। मॉन्क मोड क्या है? आपको सारी चीजों को भूलकर इस समय ये जो बचे 1.5 महीने हैं बस इस पे फोकस करना है। चलिए टिप्स और ट्रिक्स भी हम लोगों ने आपके लिए लाया है। क्या टिप्स और ट्रिक्स है ये देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देखो। पहला जो काम है यही करना होता है कि आप सभी लोग देखिए दोस्त, जब हम भी 12th में थे तो सबसे पहला काम हमारा यही था कि सिलेबस को समझना, कि सिलेबस में है क्या। अगर हम लोग सिलेबस को समझ लिए तो हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए क्या है यहां पे बोल रहा है कि अपने आप को फैमिलियर कर लो, किससे? लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस, या फिर हम लोग बोलते हैं स्टेट बोर्ड
स्टेट बोर्ड के सिलेबस से, स्टेट बोर्ड के सिलेबस से। अब कौन सा है, मैं क्या बताया, उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिए, उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिए जिस पे मार्क्स ज्यादा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले चैप्टर पे ध्यान दीजिए, लाइट वाले चैप्टर पे ध्यान दीजिए, एटम वाले चैप्टर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा देते हैं। तो उन चैप्टर्स को आपको कैटेगराइज करना है कि नहीं भैया अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और साथ में मैंने जितने डेरिवेशन बनाए वो तो करना ही करना है बेटा, वो करना ही करना है आपको। चैप्टर विद द हायर वेटेज, लाइक यहां पे मैंने बताया है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसको देखो, और साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स बने हैं, जितने भी पॉइंट्स हम लोग अभी बताएंगे उसको फॉर्मलाइज करो। ठीक है, अगला बता रहा है कि ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। अब देखो बेटा, कभी भी कोई एग्जाम निकालने के लिए, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल। विदाउट स्टडी मटेरियल आप कुछ नहीं हो। आप कैसे पढ़ सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल नहीं पड़ेगा तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। तो बोल रहा है कि सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को उठाओ और उसको पढ़ लो, और उसमें से जितने भी चैप्टर ज्यादा वेटेज है उनको लगाओ। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 12th विरासत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिलेगा। मतलब कि सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 12th के जो भी हैं पॉइंट आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म विरासत एकेडमी पे भी मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा एक प्राइमरी रिसोर्स की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर सर हैं वो बहुत ही आपको आसान और क्रिस्प तरीके से बताएंगे कि क्लास 12th में धुआं की तरह कैसे पास करना है। पास तो करना है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एडिशनली हमने बुक भी आपको दिया हुआ है, जैसे कि एसएल अरोरा की एक बुक आती है। यह कोई हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आप लोग के हेल्प के लिए बुक है। अगर मैं एससी वर्मा सर की बुक की बात करूं तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वो बच्चों की जो क्लास 12th को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं। तो आप एसएल अरोरा को प्रीफर करिएगा, एससी वर्मा को प्रीफर आप कम कीजिएगा, क्योंकि एसएल अरोरा में क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया है। क्योंकि हमारा टारगेट है फिलहाल के लिए क्लास 12th को क्रॉस करना, तो एसएल अरोरा को निकालना है। क्यों? अगर हमको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल को क्वालिफाई करना है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल को हमें क्लियरिफाई करना है। और सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर के सैंपल पेपर आपको बेटा दुकानों में मिल जाएंगे, अगर आपको विरासत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक ही चैनल पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो यहां पे सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर है, यूपी बोर्ड के जितने सैंपल पेपर हैं, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। स्टडी प्लान, विदाउट प्लान यू आर नथिंग। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी एग्जाम को फोड़ना हो, मैं सिर्फ यूपी बोर्ड की बात नहीं, मैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ में एग्जाम की बात कर रहा हूं कि बिना प्लान के एग्जीक्यूशन के यू आर नथिंग। यू कैन नॉट क्रॉस एनी एग्जाम विदाउट प्लान। तो बेटा एक प्रॉपर प्लान बनाना है, और प्लान ऐसा नहीं बनाना कि आपको क्या करना है कि एक हमें शेड्यूल बना दिए, नहीं, आप टाइमलाइन बनाइए। टाइमलाइन कैसा, कि हमें ये डेडलाइन है, हमें 3 दिन में ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर पढ़ना है। चलिए क्या है, अब यहां पे हम लोगों ने सेक्शन में बांट दिया अपने स्टडी टाइम को, थ्योरी और प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल बात करें, क्योंकि जो फिजिक्स है उसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है, आप 40% थ्योरी पढ़ो, 60% न्यूमेरिकल लगाओ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में होगा तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला दिमाग में होगा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करो। मैंने क्या बताया, एक डेरिवेशन के लिए एक डेडलाइन बनाओ कि मेरे को इतने दिन में ये कवर करना है, या फिर मैं 7 दिन में ये सारे के सारे डेरिवेशन करूंगा या करूंगी। ठीक है, और क्या करना है, हर वीक बेटा अपने प्रोसेस को चेक करते रहना है। प्रोसेस को चेक करते का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एनालिसिस करना चाहते हैं कि कहां कहां हम लैग कर रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे अभी टॉपिक हमारा रह गए हैं जिन्हें अभी हमें करने हैं। बेसिक के मास्टर बन जाओ।
बेसिक के मास्टर क्या है? लोग बहुत, अभी आप देखेंगे तो YouTube पे आएगा, बहुत सारे जो अलग टीचर हैं वो आपको बता देंगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। बेटा अगर आप बेसिस पे ध्यान नहीं दोगे कैसे आगे बढ़ोगे? तो अगर आपको अपने बेसिस पे ध्यान देना है, अगर आपको अपने लेवल पे ध्यान देना है कि आप कहां हो, आपको कैसे कैसे स्टेप करना है, आप सीढ़ी चढ़ना है। बोल रहा है इंश्योर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड द डेफिनेशन। मतलब वही मैंने बताया कि डेफिनेशन को ध्यान देना, फॉर्मूला शीट बनाना है। फॉर्मूला शीट बना लो, आप एक फ्लो चार्ट बना लो आप फॉर्मूला शीट का। फॉर्मूला शीट का फ्लो चार्ट बनाओगे तो आप खाते खाते भी पन्ना पलट दोगे तो आपके दिमाग में न्यूमेरिकल्स रहेंगे। क्लियर है? यहां पे क्या है, क्विक बुक, एक क्विक बुक आप ले लो रिवीजन करने के लिए। न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करते रहना है? न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग को समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसा पैटर्न है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में माइनस से प्लस कर दिया, खेला खत्म हो गया। चलिए आगे। आगे क्या है कि सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप सीधा अनसॉल्व पे चले जाओ। सॉल्व जितने भी एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, पहले वहां से शुरू करो। जब आप वहां शुरू कर लोगे तो फिर आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी समझने के लिए। बोल रहा है कि सॉल्व ऑल द सॉल्व एंड द अनसॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम द एनसीईआरटी। फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक को, जैसे यहां पे बोल दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे एंड द वे ऑप्टिक्स, यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और अल्टरनेटिंग करंट। मैं तो बोलूंगा बेटा एटम का भी ले लो। क्लियर है? और इसको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, और साथ ही साथ आप कुछ रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैंने बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही ध्यान देना है। जितने मैंने आपको आज क्वेश्चन के टॉपिक बताए सारे के सारे डेरिवेशन हुए हैं। वही कर रहा है कि आप मेमोराइज करो। मैं तो कहूंगा मेमोराइज से ज्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि मेमोराइज से ज्यादा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हो तो आप मास्टर बन जाओगे। मेमोरी में क्या होगा कि कुछ समय तक याद रहेगा, गायब हो जाएगा। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को ध्यान से देखो। और क्या हो सकता है, कुछ जो एग्जाम है उसको भी पॉइंट ऑफ में रखने के लिए, जैसे बायो सेवर्ट लॉ है वो हर साल आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है उसको ध्यान देना है। जैसे लेंग्स मेकर फार्मूला है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ठीक है, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर क्या है, ये सारे क्वेश्चन क्या है बनाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इसके डेरिवेशन आपको करने हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर से हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को भी दिया हुआ है। लास्ट में कुछ पॉइंट है आपको यह भी बता दूं, सॉल्व सैंपल पेपर। सैंपल पेपर को कम से कम 3 सैंपल पेपर करके जाना एग्जाम में, कम से कम 3 सैंपल पेपर, मतलब मिनिमम 3 सैंपल पेपर तो बेटा आपको करने ही करने हैं। मतलब 3 सैंपल पेपर आप करो, उसके बाद आप जाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का जो इश्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू रहता है कि अरे सर मेरा तो, मुझे तो सब आता था, मेरे 2 एग्जाम छूट गए, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के तो आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मैं इतने देर में इतना सवाल लगा ले रहा हूं। लास्ट में क्या है कि आप रिवाइज करिए रेगुलरली। रेगुलरली रिवाइज करिए, वीकली प्लान, डेली प्लान, अपना एक टाइमलाइन सेट करिए कि कम से कम हमें ये चीज कर लेना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूला को समझिए, की पॉइंट बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, जो भी आपको हेल्प कर सके। ठीक है? आइए, फ्लैश कार्ड आज का जो ट्रिक है बेटा, आज के जमाने में जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो फ्लैश कार्ड यूज करना होता है। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है, एक छोटे छोटे पेजेस में आप इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पेज लिखिए, उसको क्या करिए, एक बार देखिए, फिर उसे क्लोज करिए, फिर अपने दिमाग में समझिए, उसके अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन के लेवल को अंडरस्टैंड करिए, फिर उसके डेरिवेशन को सॉल्व करिए। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग उस बार बार चीज को रिवाइज करेगा और आसानी से हमें थ्योरम्स बहुत ही आसानी से डेरिवेशन याद हो जाएंगे। तो बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमें बताना था। ठीक है? अब विरासत एकेडमी आपका कैसा हेल्प कर सकती है, विरासत एकेडमी आपका हेल्प कैसे कर सकती है, यहां पे आप ये समझिए कि विरासत एकेडमी फ्री बैच क्लास 12 के लिए अभी से चालू कर दिया है, जहां पे आपको पर चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिए और बने रहिए विरासत एकेडमी में। तब तक के लिए धन्यवाद।